आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी थर्ड के 2 मार्क्स सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, ठीक है, जो कि हम बात कर रहे हैं आज बी फार्म 6th सेमेस्टर का और फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका फार्माकोलॉजी का एग्जाम बिल्कुल जस्ट आपके करीब आ चुका है और आप लोग कवर कर रहे हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन आज यहाँ पे आपको सॉल्व मिलेंगे और यहाँ पे लगभग 20 से लेकर 25 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है। तो अगर आप 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक अगर आप देख लेते हैं तो आई होप कि आप जो भी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन वहां आपके एग्जाम में आएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका वहां पे फंसेगा नहीं, तो सारा क्वेश्चन वहां पे आपको मिल सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो डिफाइन अस्थमा। अब देखो ये जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आता है डिफाइन अस्थमा। अब अस्थमा की हम बात करें, सबसे पहले इसका आंसर होगा अस्थमा। अब देखो इट इज ए रिस्पायरेटरी डिजीज, सभी को पता होता है कि अस्थमा जो हमारी होती है यह एक रिस्पायरेटरी डिजीज है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट जो है हमें कॉमन भी लिख के आनी होती है, अगर कुछ भी नहीं याद होता है तो ये कॉमन पॉइंट हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखो क्या है, अस्थमा एक रिस्पायरेटरी डिजीज है, पहला पॉइंट हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, इन दिस डिजीज एयरवे बिकम इन्फ्लेम्ड। इस डिजीज में क्या होता है, हमारी जो एयरवे होती है वह इन्फ्लेम मतलब थोड़ी सी इन्फ्लेम्ड हो जाती है और नैरो भी हो जाती है और स्वेल भी हो जाती है, और कुछ समय क्या होता है वहां से म्यूकस भी एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा म्यूकस भी वहां से प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थमा। अब देखो जब ये सारी चीजें हो जाती है, जैसे हमारी जो ये एयरवे थी, ठीक है, जब वो इन्फ्लेम हो गई, नैरो हो गई, स्वेल हो गई, या तो वहां से एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगा, तो उस कंडीशन में हमें ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आ जाती है। तो इस ओवरऑल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अस्थमा। तो आई होप अस्थमा वाला डाउट आप सभी का क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो डिफाइन एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपको बताना है कि एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स विद सुटेबल एग्जाम्पल, अगर किसी को अस्थमा हो जाता है तो आप उसके एंटी कौन सी दवा देते हैं। अब देखो एंटी एस्थमेटिक मतलब अस्थमा के अपोज मतलब अस्थमा के एंटी में जो भी दवा दी जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। अब देखो क्या है, यहाँ पे तो आप डिफिनेशन बना के भी लिख सकते हो थोड़ी सी ना। दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, बस इतना ही तो लिखना है आपको। यह एक ऐसी ड्रग्स होती है जिसका यूज हम अस्थमा को ट्रीट करने में देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। अब देखो मेन आपको फोकस करना है सूटेबल एग्जाम्पल पे। अब यही सूटेबल एग्जाम्पल जो है ड्रग्स के नेम वगैरह सभी को भूल जाते हैं, तो देखो ब्रोंको डायलेटर्स भी आप देख सकते हो और ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट भी देख सकते हो। अब ब्रोंको डायलेटर्स हमारे आते हैं सल्ब्यूटामॉल है, अमीनोफाइलिन है, टर्ब्यूटालिन, ये सारी चीजें हमारे ब्रोंको डायलेटर्स में आती हैं। देन ल्यूकोट्राइन्स में हमारा आता है जाफिरलुकास्ट और मॉन्टेल्यूकास्ट, ये सारी चीजें हमारी ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट में आती हैं। तो 2 क्वेश्चन हमारा कवर हुआ। अब हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमारा आता है डिफाइन डाइजेस्टेंट एंड कार्मिनेटिव्स विद एग्जांपल। ये भी देखो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि डाइजेस्टेंट एंड कार्मिनेटिव्स हम किसे बोलते हैं, एग्जांपल के साथ बताना है। कभी कभी यह क्या करता है कि क्वेश्चन पुटअप करने का सीक्वेंस चेंज कर देता है, दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है या तो इलोबोरेट करके देगा, तो आप लोग डाइवर्ट अपने माइंड को ना करेगा, वहां पे आप डाइजेस्टेंट कार्मिनेट की डिफिनेशन लिख के आ जाएगा, टोटल मार्क्स आप सभी पा सकते हो। अब डाइजेस्टेंट की बात करें, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस। देखो ये कॉमन पॉइंट हुई कि ये तो केमिकल सब्सटेंस होंगे, ये तो सभी को पता है, ठीक है। अब देखो ये क्या करते हैं, इट इज यूज टू प्रमोट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये क्या करेंगे, जो हमारे बॉडी के अंदर फूड का जो डाइजेशन चल रहा है उसको थोड़ी सी प्रमोट करेंगे। मतलब अगर हमारा डाइजेशन थोड़ा सा खराब हो चुका है तो जब हम डाइजेस्टेंट लेते हैं तो उन्हीं को ये सही कर देते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं डाइजेस्टेंट। इसका एग्जांपल देखा जाए तो पापेन होता है और ब्रोमिलेन होता है, ठीक है। तो हमारा डाइजेस्टेंट भी कवर हो चुका। अब हम बात करें इसी में नेक्स्ट हमारा आता था कार्मिनेटिव। अब देखो कार्मिनेटिव क्या करेगा, ये भी क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। इट इज ए केमिकल सब्सटेंस, इट इज यूज टू रिलीव गैस एंड ब्लोटिंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो जब डाइजेस्टिव सिस्टम में कभी कभी ना वो एसिडिटी हो जाती है, मीन्स गैस का फॉर्मेशन हो जाता है हमारे ये स्टमक में, तो क्या होता है हम लोग कार्मिनेटिव का यूज करते हैं। एंड देन कभी कभी देखो ब्लोटिंग हो जाती है। ब्लोटिंग क्या है, एक यह भी डाइजेस्टिव इशू है, हमारे पेट में थोड़ी सी मतलब गड़बड़ी आ सकती है, तब हम क्या यूज करते हैं, अपना कार्मिनेटिव, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जिंजर भी हो सकता है, सेमिथियोकोन भी हो सकता है। अब हम क्वेश्चन 4 की बात करें, डिफाइन एंटी अल्सर एजेंट्स विद सुटेबल एग्जांपल। अब यहाँ पे आपको बताना है एंटी अल्सर एजेंट और अच्छे मतलब सुटेबल एग्जांपल के साथ। तो हम देखते हैं एंटी अल्सर एजेंट हमारा क्या होता है। दीज आर दोज ड्रग्स विच, यहाँ पे ड्रग्स या एजेंट भी आप दोनों लिख सकते हो। दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर आर कॉल्ड एंटी अल्सर एजेंट। अगर देखो यही क्वेश्चन कभी बड़े मार्क्स में पूछता है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिटेल में बताना होगा कि अल्सर क्या है, देन तब एंटी अल्सर आप लोग बताइएगा, देन उसके बाद ड्रग की क्लासिफिकेशन करिएगा, तब मोड ऑफ एक्शन वगैरह सारी चीज आप लिख दीजिएगा। तब यह 7 या 10 मार्क का पूछेगा। लेकिन जब 2 मार्क का पूछेगा तो एंटी अल्सर एजेंट पूछ लेगा और उसका एग्जाम्पल पूछ लेगा, ठीक है। तो एंटी अल्सर मतलब
अल्सर के जो विपरीत काम करे, मतलब उसके एंटी काम करे, तो उन्हें तो हम बोलेंगे एंटी अल्सर एजेंट। मतलब दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर आर कॉल्ड एंटी अल्सर एजेंट। ऐसे ड्रग्स या एजेंट जो कि अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी अल्सर एजेंट। अब इसका एग्जांपल हम लोग देख लें, जैसे सिमेटिडीन भी यूज होता है एंटी अल्सर एजेंट में, एंड कोलाइडल बिस्मथ सब साइट्रेट भी यूज होता है, और फेमोटिडिन भी। ये सारी चीजें हमारे एंटी अल्सर में यूज होती हैं, मतलब और भी होती हैं, बट यहाँ मैं उतना ही लिखा हूं जो आपको अच्छे तरीके से याद हो सके जल्दी जल्दी में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है। मेंशन एनी 4 ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अब यहाँ पे आपको 5 ड्रग के नाम मेंशन करने हैं जो कि हम लोग कॉन्स्टिपेशन में इसका यूज करते हैं। तो ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, अब देखो लैक्जेटिव है, परगेटिव है, ठीक है। तो लैक्जेटिव और परगेटिव हमें बताना है। अब देखो लैक्जेटिव हमारा सेन्ना है, मेथाइल सेलुलोज है, सोडियम साल्ट है, ठीक है। और परगेटिव हम लैक्टोलोज देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 लिखना था, तो हम क्या है 3 इधर 2 इधर, 5 की बात हम लोग कर लिए, ठीक है। अब देखो कीमोथेरेपी, ये डिफाइन द टर्म कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है, अब हम कीमोथेरेपी देख लेते हैं। यह क्या है, एक ड्रग थेरेपी है। कीमोथेरेपी में इसलिए ड्रग थेरेपी बोला गया क्योंकि जब हम लोग कीमोथेरेपी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग ड्रग का भी यूज करते हैं, इसलिए क्या है इसे आप सेकंड वर्ड्स में ड्रग थेरेपी भी बोल सकते हो। दिस थेरेपी इज यूज टू ट्रीट कैंसर। ये थेरेपी हम लोग क्यों करते हैं, जब किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर के ट्रीट करने में भी हम लोग कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। एंड वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, और कभी कभी क्या है बहुत सी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं जो हम ह्यूमन बींग्स में हो जाती हैं, उनको भी ट्रीट करने के लिए हम लोग कीमोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन सल्फोनामाइड विद सुटेबल एग्जांपल। यहाँ पे आपको क्या बताना है, सल्फोनामाइड बताना है, लेकिन सुटेबल एग्जांपल के साथ। अब देखो सल्फोनामाइड क्या होता है, इट इज ए क्लास ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ये क्या है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट का भी ये क्लास होता है सल्फोनामाइड। इट इज ए फर्स्ट कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। ये क्या है, फर्स्ट कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट भी है। 2 पॉइंट आपका क्लियर हुआ। दैट कैन बी यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तीसरी पॉइंट क्या है, ये यूज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो सल्फोनामाइड का 3 पॉइंट आपका क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट की क्लास है ये, और दूसरा क्या है, फर्स्ट कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है ये, और तीसरा क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी इसका यूज होता है हमारे सल्फोनामाइड का। उसके बाद क्वेश्चन 8 की बात करें तो राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोट्रीमाक्साजोल। अब देखो मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको कोट्रीमाक्साजोल का करना है, तो कभी कभी MOA के नाम से भी पूछेगा, तो वही होता है मोड ऑफ एक्शन ही होता है, ठीक है। अब देखो मोड ऑफ एक्शन ऑफ कोट्रीमाक्साजोल का हम बात करें तो इट वर्क्स बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड। ये कैसे वर्क करता है, फोलिक एसिड के सिंथेसिस को यह इनहिबिट कर देगा, और वही फोलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल थे हमारे बैक्टीरिया के सिंथेसिस में। तो जब यही हमारे इनहिबिट हो जाएंगे तो आगे की टोटल प्रोसेस रुक जाएगी, तब क्या है बैक्टीरिया का फॉर्मेशन वहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये था मोड ऑफ एक्शन ऑफ कोट्रीमाक्साजोल। अब राइट डाउन मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरमफेनिकॉल। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या तो मोड ऑफ एक्शन आपको बताना है क्लोरमफेनिकॉल का। तो देखो ये क्या करता है, सबसे पहले क्लोरमफेनिकॉल क्या करेगा, इट बाइंड्स टू 50S सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम। बैक्टीरियल राइबोसोम में क्या है, वो जाके सबसे पहले बाइंड होगा 50S सब यूनिट पर, ठीक है। एंड ब्लॉक प्रोटीन सिंथेसिस, और वहीं पे तुरंत जब ये बाइंड होगा उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस को आप ब्लॉक कर देगा, और जब प्रोटीन सिंथेसिस हमारी ब्लॉक हो जाएगी तो वहीं पे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ हुआ इनहिबिट हो जाएगा, और हमें ओवरऑल बैक्टीरिया का ग्रोथ को ही रोकना है। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ जब यहाँ पे रुक जाता है तो कैसे हुआ रुका, सबसे पहले जो हमारा क्लोरोफेनिकॉल चल के आया 50S सब यूनिट पे वो बाइंड किया, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस को रोका, जब प्रोटीन सिंथेसिस रुकी तो बैक्टीरिया का ग्रोथ भी जाहिर सी बात हुआ रुक जाएगी। तो क्लोरोफेनिकॉल का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिफाइन टेट्रासाइक्लिन विद सुटेबल एग्जांपल। अब क्वेश्चन 10 की जो बारी आती है, आपको बताना यहाँ पे है कि टेट्रासाइक्लिन और सुटेबल एग्जांपल के साथ, ठीक है। अब देख लें टेट्रासाइक्लिन, इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले तो आपको बताना है यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। इट एक्ट एज बैक्टीरियोस्टैटिक, और यह कैसे वर्क करती है, बैक्टीरियोस्टैटिक। एक होता है हमारा बैक्टीरियोसाइडल, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। तो स्टैटिक में क्या होता है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, और जो बैक्टीरियोसाइडल था वो ओवरऑल बैक्टीरिया को किल कर देता था, लेकिन ये क्या है बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकेगा हमारा कौन, टेट्रासाइक्लिन। और यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इसका यूज कहाँ पे होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी इसका यूज होता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो डॉक्सीसाइक्लिन होता है, और क्लोर टेट्रासाइक्लिन भी इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम 11 की बात करें तो डिफाइन एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट।
विथ सुटेबल एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपको एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बता देना है और सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। अब देखो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होते हैं, दीज ड्रग्स विच यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये देखो क्या है, ट्यूबरकुलोसिस सभी ने पढ़ा होगा जब आप सिलेबस कवर कर रहे थे, तो उस समय क्या है, ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए जो भी हम ड्रग या मेडिसिन जो भी दे रहे थे उन्हें हम बोलते थे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। तो ऐसी एजेंट्स या ड्रग्स जो हम टीबी को ट्रीट करने में देते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है, आइसोनियाजिड हो गया, इथम्ब्यूटाल हो गया, ऑफ्लॉक्सासिन हो गया, कानामाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। ठीक है, ये हमारे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट होते हैं। अब देखो डिफाइन एंटी फंगल एजेंट्स विद सुटेबल एग्जांपल। यहाँ पे आपको एंटी फंगल एजेंट बताना है और सुटेबल एग्जांपल के साथ। तो देखो एंटी फंगल, दीज आर दोज ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ फंगल। सीधी बात लिख दो कि जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में जो भी ड्रग्स हम यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एम्फोटेरिसिन बी हमारा हो सकता है, कीटाकोनाजोल हो सकता है, निस्टैटिन भी हो सकता है, और भी होते हैं, बट आप इतना ही देखो यहाँ पे जितना आपको अच्छे वे में याद होता है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का। तो डिफाइन एंटी मलेरियल एजेंट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको बताना है एंटी मलेरियल एजेंट क्या होते हैं और सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो हम देखते हैं कि एंटी मलेरियल एजेंट, एंटी मलेरियल हमारा वही होता है जो मलेरिया के एंटी में काम करे। जैसे किसी को मलेरिया हो जाती है तो हम कौन सा ड्रग देंगे जो मलेरिया को ट्रीट करे, तो जो हम ड्रग देंगे उन्हें हम बोलेंगे एंटी मलेरियल एजेंट्स या ड्रग्स। दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका यूज हम मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटी मलेरियल एजेंट्स या ड्रग्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, क्यूनिन है, क्यूनिडीन है, डेप्सोन है, पिप्राक्यूनिन है। ठीक है, ये सब हमारे होते हैं एंटी मलेरियल एजेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें नेक्स्ट वाला, तो हमारा जो 14 आता है वह है डिफाइन एंटी अम्योबिक एजेंट विद सुटेबल एग्जांपल। अब देखो क्या है, आपको एंटी अम्योबिक एजेंट बताना है सुटेबल एग्जांपल के साथ। अब देखो अम्योबिक एजेंट क्या होते हैं, दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अम्योबिक इन्फेक्शन। अब देखो जो अम्योबिक इन्फेक्शन होते हैं ना, उनको ट्रीट करने में जो भी हम ड्रग्स या एजेंट्स का यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी एम्योबिक एजेंट। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो मेट्रोनिडाजोल होता है और निडाजोल होता है, ये सब क्या है, वार्म को किल करने में हेल्प करते हैं। और वही क्या है, अम्योबिक इन्फेक्शन वार्म की वजह से होता है। जब हम वार्म को किल कर देंगे तो अम्योबिक क्या है, अम्योबिक इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। और यह कैसे किल होगा, एंटी अम्योबिक एजेंट के द्वारा। और एंटी अम्योबिक एजेंट हमारे होते हैं मेट्रोनिडाजोल और निडाजोल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो डिफाइन इम्यूनो सप्रेसेंट विद सुटेबल एग्जांपल। यहाँ पे आपको बताना है इम्यूनो सप्रेसेंट और क्या है, सुटेबल एग्जांपल के साथ। अब देखो इम्यूनो सप्रेसेंट अगर देखा जाए तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। इम्यूनो मतलब होता है इम्यून सिस्टम, सप्रेसेंट मतलब होता है सप्रेस करना, किसी को सप्रेस करना। ठीक है, अब देखो इम्यूनोसप्रेसेंट जो होता है आपका, ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है। ये कॉमन पॉइंट आपके निकल चुकी है कि ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है। अब ये बेसिकली करता क्या है, इट कैन बी सप्रेस इम्यून सिस्टम एंड यूज इन केस ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब देखो जब किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है या तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना होता है, तो उस केस में हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करते हैं। ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसका तो सीरोलिमस होता है और साइक्लोस्पोरिन होता है, इसका ये एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब हम 16 की बात करें, डिफाइन मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक विद सुटेबल एग्जांपल। यहाँ पे आपको बताना है मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स और सुटेबल एग्जांपल के साथ। अब मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक ऐसी होती है जो कि मैन मेड के द्वारा बनाई जाती है, मतलब ये मैन मेड है मीन्स आर्टिफिशियल है। तो इट इज ए मैन मेड एंटीबायोटिक। सबसे पहली पॉइंट आप मैन मेड एंटीबायोटिक इसे लिख सकते हो। उसके बाद इट इज सिमिलर टू नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज बट क्रिएटेड इन लैब। अब देखो क्या है, ये नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज की तरह लगती है, ठीक है, लेकिन ये क्या किया जाता है, हम इसे बनाते हैं अपने लैब में, और लैब में ऐसा बनाएंगे कि जो हमारे नेचुरल में एंटीबॉडीज है उसी की तरह एकदम दिखने लगे। ठीक है, तो इट इज मेड ऑफ क्लोनिंग ए सिंगल डब्ल्यूबीसी इन लैब। ये कैसे बनाया जाता है, जब हम सिंगल डब्ल्यूबीसी को क्लोनिंग करते हैं अपने लैब में, या तो दैट कैन बाइंड टू सर्टेन टारगेट, और क्या करेंगे उसको कई सारे मतलब टारगेट्स पे ले जाके बाइंड कराएंगे, जैसे कि कैंसर एंटीजन वाले में। ये सब हमारे होते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसका एग्जांपल की बात करें तो ओमेलिजुमैब होता है और ट्रस्टुजुमैब होता है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कुछ बन के हमारी आई हैं, ये था इसका एग्जांपल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो व्हाट इज बायोसिमिलर्स विद सुटेबल एग्जांपल। यहाँ पे आपको बायोसिमिलर्स बताना है बट सुटेबल एग्जांपल के साथ। तो बायोसिमिलर क्या होता है, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अगर ये देखा जाए तो यह भी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की तरह ही वर्क करता है। इट इज ए हाईली सिमिलर वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड ब्रांड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब जो क्या है, कुछ जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं ना, तो वो इस समय लैक हो रहा है, उनकी कमी हो रही है। तो जो ब्रांड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके मतलब जस्ट कॉपी करना, मतलब आर्टिफिशियल बना के देना, उन्हें हम बोलते हैं बायोसिमिलर। इसका एग्जांपल क्या है, इरलेजी। जैसे
कोई एक इरेलेजी आती है तो उसका बायोसिमिलर हमारा बन चुका है इनब्रेल, ठीक है, यही हमारा होता है बायोसिमिलर। अब डिफाइन टॉक्सिसिटी। अब देखो टॉक्सिसिटी हम किसे बोलते हैं, इट मींस पॉइजनसनेस। अब देखो टॉक्सिसिटी मतलब होता है खतरनाक या जहर या जहरीला, तो उन्हें हम बोलते हैं पॉइजनसनेस, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये तो कॉमन हो गया। अब देखो इट इज डिग्री टू विच ए सबस्टेंस कैन केज हार्म और एडवर्स इफेक्ट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो क्या है, कोई भी सबस्टेंस वह लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट या हार्म प्रोवाइड कर रहा है, उन्हें हम बोलते हैं टॉक्सिसिटी। इट अकर्स ड्यू टू, अब यह किस वजह से होता है, जैसे पॉइजन की वजह से भी हो सकता है, केमिकल्स की वजह से भी हो सकता है, पॉल्यूटेंट की वजह से भी हो सकता है, और हैजार्डस सबस्टेंस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। हमारा क्या, टॉक्सिसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन जीनोटॉक्सिसिटी एंड टेरेटोजेनिसिटी, ठीक है। अब हमें दोनों में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीनोटॉक्सिसिटी की। अब देखो जीनो जीनो मतलब रिलेटेड ये जीन से आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये जीन को ही मतलब ये जीन पर ही इफेक्ट करेंगे। व्हेन एनी ड्रग या केमिकल सो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। अब देखो सेल के जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे जो इफेक्ट करेंगे हमारे ड्रग या केमिकल, उन्हें हम क्या बोलेंगे, जीनोटॉक्सिसिटी, ठीक है। अब देखो दूसरी इसकी है डिफिनेशन, एंड द एबिलिटी ऑफ केमिकल एजेंट टू डैमेज और अफेक्ट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब देखो जाहिर सी बात है कि जब ये सेल पर मतलब सेल के जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जब वहां पे ये अफेक्ट कर देंगे तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में भी कुछ ना कुछ अफेक्ट या डैमेज आपको देखने को मिलेगा, तो उन्हें हम बोलते हैं जीनोटॉक्सिसिटी। अब हम टेरेटोजेनिसिटी की बात करें तो टेरेटोजेनिसिटी क्या होती है, एनी एजेंट, अब देखो इसमें देख लो, एनी एजेंट विच कैन डिस्टर्ब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड चेंज अपीयरेंस कॉल्ड टेरेटोजेंस। अब देखो ये क्या होता है, जब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट, फीटस के ग्रोथ और डेवलपमेंट को या तो उसके अपीयरेंस को चेंज कर दे, तो उन्हें हम बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी, ठीक है। अब देखो ये भी हो गया टेरेटोजेनिसिटी। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो डिफाइन बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सर्काडियन रिदम। यहाँ पे आपको बताना है बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सर्काडियन रिदम की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक का। अब देखो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, इट इज ए नेचुरल टाइमिंग डिवाइस। ये क्या है, नेचुरल टाइमिंग डिवाइस है। उसके बाद इट रेगुलेट द साइकिल ऑफ सर्काडियन रिदम इन बॉडी। और यह कैसे रेगुलेट की जाती है, सर्काडियन रिदम जैसे जो हमारी बॉडी में चलती है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग यह पूरा रेगुलेट किया जाता है। अब देख लेते हैं हम सर्काडियन रिदम क्या होता है। इट इज ए फिजिकल मेंटल एंड बिहेवियरल चेंज दैट फॉलो ए 24 आवर साइकिल। अब देखो 24 घंटे में जो एक साइकिल चलती है ना हमारे पूरे लाइफ स्टाइल में, जैसे बिहेवियरल चेंज उसमें आ जाता है, फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज, ये सारी चीजें हमारी सर्काडियन रिदम में आती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन कवर हो गया। अगर आप ये 20 क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन आने के पूरे चांस बन जाते हैं, ठीक फ्रेंड। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा।